हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड की एससीईआरटी। इससे हम देखेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। हम पहला चैप्टर भौगोलिक खोजें कंप्लीट कर चुके। इसमें हम पूरा देखेंगे, पूरे एससीईआरटी को पढ़ेंगे और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो आए हुए हैं। पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे इसके साथ ही। तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर से बताइएगा। और आपको पता है क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आते हैं, तो मैं आपको एससीईआरटी करा रही हूँ, साथ में एनसीईआरटी भी कराती जाऊंगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम देखते चलेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्ग की खोज भी शामिल है। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोप देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। देखो, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की। पुनः अमीरेंगी वेस्पूची ने, देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पुनः अमीरेगू वेस्पूची ने, इसने क्या किया था? बृहद खंड के बारे में, भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। इसने क्या किया था? पूरा भ्रमण किया था पूरे देशों का। ये याद रखिएगा। ये धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था। लगभग उसी समय, देखिए, लगभग उसी समय यूरोप में राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच में, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिका उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी, वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों में आ गए। मतलब कितना दूर था और उन लोग के विचार वगैरह कुछ मिलते नहीं थे। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने इन देशों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। कारण देखो क्या क्या था, इसके कारण के बारे में हम देख लेते हैं। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव, ये एक कारण था। दूसरा देखो, इसमें एक चीज याद रखिएगा, उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हुए और वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भी भारी असंतोष था। फिर भौगोलिक दूरी, देखो भौगोलिक दूरी में आप इतना याद रखिएगा, इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी मतलब काफी अधिक थी। इसलिए मतलब जैसे यहाँ पे इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे अमेरिका, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया था। इसलिए इन पर नियंत्रण रखना ब्रिटिश सरकार के मतलब धीरे धीरे बाहर होता जा रहा था, असमर्थ थे उसमें वो। फिर आता है धार्मिक एवं सामाजिक मतभेद। यहाँ देखते हैं, अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जहाँ पे एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे। किसको मानते थे? ब्रिटिशवादी एंग्लिकन मत को मानते थे, चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी, मतलब ये प्यूरिटन को मानते थे। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह से होकर प्रोटेस्ट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। उनमें प्रारंभ से ही मतलब क्या था कि स्वतंत्रता उनको चाहिए थी, इसकी भावना थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, और सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वो कई बार कर चुकी थी। यही कारण था कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था, जबकि अमेरिकी समाज समता मूलक एवं प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा में व्यवस्था करता था और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था। इसी प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। देखो, सप्तवर्षीय युद्ध हर बार आता है, स्टेट में भी क्वेश्चन आया था सप्तवर्षीय युद्ध। देखो, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1765 से 1763 के बीच में लड़ा गया था। इसमें यह भी याद रखिएगा, फ्रांस हार गया था। और किससे किससे हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस से। इस युद्ध से पूर्व तक के उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, क्योंकि वे कनाडा के फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस के पराजय के साथ यह भी भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवाद ने एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल कर दिया। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए पोलार्ड ने कहा था, देखो पोलार्ड का नाम याद रखिए, प्रोफेसर पोलार्ड ने क्या कहा था? फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया था। तो ये इनका कोटेशन याद रखिएगा। अगला हमारा जो है वो है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। देखो, इसमें क्या था? सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए। तो उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनसे उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मात्र देश को है।
दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की जो धारणा से वो विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अंततः क्या हुआ, उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गियों का शासन का अंत हो गया। अब हम देखते हैं आपत्तिजनक कर। देखो, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी, अतः क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे, ग्रेनविले, 1765 में। उन्होंने क्या किया था, स्टाम्प एक्ट पारित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टाम्प एक्ट पारित किसने किया था, प्रधानमंत्री ग्रेनविले। किस टाइम पे, 1765 में, ये याद रखिएगा। स्टाम्प एक्ट आया कब था, 1765 में। इसके अनुसार क्या था, सभी अदालती कागज, अखबार आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेश में व्यापक विरोध का भी भावना जाग उठी। उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार किया। 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, सीसा, चाय, रोगन। ये उपनिवेशवासियों ने इन करों से का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व तो नहीं कर, देखो सैमुअल एडम्स ने क्या बोला था, इनका याद रखिएगा, कोटेशन का नाम क्या है, सैमुअल एडम्स। इन्होंने बोला प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री आदि संस्थाएं स्थापित की। इनका कोटेशन याद रखिएगा, सैमुअल एडम्स ने क्या बोला था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। लेखकों और प्रचारकों का भूमिका, इसमें देखते हैं स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों और प्रचारकों की अहम भूमिका थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन, इनका नाम याद रखिएगा, टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। टॉमस पेन की देखो एस्टेट में भी आ चुका है और ये कितनी बार ट्री 1 ट्री 2 में भी आ चुका है। टॉमस पेन की पुस्तक का क्या नाम है, कॉमन सेंस। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने का अधिकार समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया है। अब यहाँ से देखते हैं जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, मतलब निरंकुश नीति जिन पे अंकुश ना लगाया जाए। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के अनुउत्तरदायित्व रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायित्व कारक के रूप में सामने आया। तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी, देखो यह हर बार पूछता है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी, 1773 ईस्वी में। चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया, जिसका उपनिवेशवासियों ने क्या किया, जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासी, जिनको हम रेड इंडियंस बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठा के सबको समुद्र में फेंक दिया, जितना भी वो था पेटी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता था। और कब हुआ था बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना, याद रखिएगा 1773 में, ये भूलिएगा नहीं, जरूर से याद रखिएगा। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों, देखो याद रखना, 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश के वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी जारी किया गया, इनका नाम याद रखिएगा। तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। किसको, जॉर्ज वाशिंगटन को। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। याद रखिएगा, 3 फरवरी 1783 को ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ तथा 1787 में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 में लागू हुआ, ये भी याद रखिएगा। ये 87 में संविधान बनना शुरू हुआ था और लागू कब हुआ था, 1789 में। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। देखो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व के इतिहास में एक विभाजन के रूपरेखा के रूप में जाना जाता है, ये याद रखिएगा इनके बारे में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधियों से विरुद्ध एक विद्रोह था। इसमें एडम स्मिथ के लेसेस फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया गया। इसके देखो और चीज जो हुए थे यहाँ पे क्या क्या हुआ, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कब, 1782 में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 में। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में।
ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की, देखो यहाँ से याद रखिएगा, विश्व की प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून का मतलब न्याय संगत बनाया गया। अमेरिकी गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मान्यता मिला। मतलब मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। और इनके पुस्तक में क्या है लिखा गया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इनके पुस्तक का ये चीज याद रखिएगा। देखो, फ्रांस की राजक्रांति 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर लिया। औद्योगिकरण के प्रभाव हम लोग देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अंततः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई। इनमें अनेक उद्योग धंधे कारखाने का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला। अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। इसके बाद देखो, इंग्लैंड की सफलता के कारण क्या थे। अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर था। यहाँ पे लोगों को पहुंचने में, हर चीज करने में कठिनाई होती थी और सैनिक भी वहां से परिचित नहीं थी। अमेरिका की शक्ति को इन्होंने क्या किया था, नजरअंदाज कर दिया था। अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे और ब्रिटिश सेनापति को कुछ सामरिक भूल भी की थी। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। अमेरिका को जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे सुयोग्य नेता मिल गए, अच्छे से नेतृत्व करने वाले। ये देखो 13 उपनिवेश हैं, तो ये 13 उपनिवेश अमेरिका के थे, ये याद रखिएगा। और आगे के हम क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। देखिए, इससे जो पहला क्वेश्चन है वो है, अमेरिकी की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, वाशिंगटन में है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, अभी हमने आपको बताया था थॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। अगला है, स्टाम्प एक्ट कब किस वर्ष पारित हुआ, तो स्टाम्प एक्ट 1765 में, अभी हमने आपको दिखाया था। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अंग्रेजों का सेनापति जो था कॉर्नवालिस था, अंग्रेजों का सेनापति जो था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान 1789 में, 1789 में लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, तो कहाँ पे, अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो पेरिस की संधि, तो कब हुई थी, 3 फरवरी 1783 को। और एक चीज और याद रखिएगा, अमेरिका मतलब स्वतंत्रता का संग्राम समाप्त हुआ, उसके बाद संविधान कब से बनना स्टार्ट हुआ, 1787 से, बाकी लागू 1789 में हुआ था, 1789 में। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता में उस टाइम पे अमेरिका का जो सेनापति था वो थे वॉशिंगटन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो वीडियो प्लीज लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।